Xiaomi Note 11 Pro हाइपर ओएस है। हाइपर ओएस का मतलब उसमें ड्यूल डेकर है। इसमें हाइपर ओएस दिया हुआ है। बूटिंग 290 60 पे रिटर्न आ जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं रैम डिसकनेक्टेड हो चुकी है। इसमें ड्यूल डेकर आता है जो क्वालकॉम का सेट है। मोस्टली ये सारे सेट में ड्राई शोल्ड की वजह से या फिर जो फ्लक्स और हीटसिंक पेस्ट जो यूज़ किया हुआ है उसकी वजह से ज़्यादातर ड्राई शोल्ड होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो लिक्विड पेस्ट शेड रहता है और थोड़े टाइम के बाद एक साल 2 साल के बाद ड्राई शोल्ड वो जो हीटसिंक पेस्ट है वो ड्राई हो जाती है। तो जब CPU हीटअप मारता है तो ऑटोमेटिक वो ड्राई शोल्ड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। माइक्रोन की रैम दी हुई है इसमें। सबसे पहले बोर्ड को पूरा क्लीन करना पड़ेगा, लिक्विड फॉर्म में इसका पेस्ट था, तो बाद में ग्लू कटिंग करना, वरना दोनों मिक्सअप हो जाएंगे तो आपको आइडिया नहीं आएगा ग्लू है कि पेस्ट है। DP02 से मैंने CPU के बॉर्डर पे ग्लू कटिंग किया हुआ है। क्विक 2008 250 260 जितना आपको टेम्परेचर सूटेबल रहता है उतना आप कर सकते हो। मोस्टली जनरली 260 ही रहता है, बट आपकी स्किल पे डिपेंड होता है। 260 के हीट पे मैंने ग्लू काटा हुआ है। यहाँ पे पेस्ट और हीट सिंक दोनों मिक्सअप है। यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जब आप हीट वगैरह CPU या फिर रैम निकालने को जब आप हीट मारोगे, अगर वहाँ पे थर्मल ग्रीस रहेगा तो ज़्यादातर आपको CPU या फिर बोर्ड फूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेटर ट्राई करें कि जितना हो सके उतना बोर्ड को पहले क्लीन कर दे। अब जहाँ पे हीट सिंक पेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है वहाँ से आपको स्क्रैपर नहीं डालना है कभी भी। वहाँ पे ज़्यादातर टेम्परेचर ऑब्जर्व नहीं होता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं डाल रहा हूँ स्क्रैपर। वहाँ पे अगर हीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिक रैम मेरी लिफ्ट अप हो जाएगी। अब यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे राइट साइड पे कॉर्नर पे पूरा हीट सिंक दिया हुआ है, तो थोड़ा बहुत जितना हो सकता है उतना मैं क्लीन कर लेता हूँ। और जो ड्यूल डेकर का प्रोसीजर है तो इसमें CPU थोड़ा सा पतला है, थोड़ा मतलब नॉर्मल CPU से थोड़ा थिन है। तो बेटर यही है कि आप उस पर जो फ्लक्स और PPD बनी हुई है ऑलरेडी कंपनी की, उसे आप एक बार क्लीन कर लो। CPU को अपने को प्रॉपरली हीट देना है। CPU पे अगर आपका ब्लैक पेस्ट या फिर हीट सिंक थर्मल ग्रीस कुछ भी रहेगा तो CPU के जो नीचे के बॉल है वहाँ पे प्रॉपर हीट नहीं पहुँच पाती है। ज़्यादातर ये सब कंडीशन में CPU फूल जाते हैं या फिर फट जाते हैं। अब आप एक बार ध्यान से एक बार नोटिस कर लो, जहाँ से मैं स्क्रैपर डाल रहा हूँ वहाँ से CPU लिफ्ट अप हो रहा है और जहाँ पे हीट सिंक है वहाँ से CPU मूव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है कि कंटिन्यू हीट सब जगह पे ही देना है। कोई भी एक जगह पे अगर आप स्टे कर लोगे तो आपके CPU फूलने के या फिर फट जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्विक 2008 में स्प्रिंकल फ्लो होता है, जिससे देखो मेरा स्क्रैपर पूरा अंदर जा रहा है बट लिफ्ट अप नहीं हो रहा है। अब जाके हुआ है। स्प्रिंकल फ्लो में ज़्यादातर CPU पे अराउंडिंग कुछ 360 अगर आप हीट रखोगे तो CPU के नीचे के साइड पे 280 के आसपास हीट पहुंचती है। तो आपके पास अगर स्ट्रेट एयर वाली गन है तो इजीली ये निकल जाएगा। बाकी स्प्रिंकल फ्लो में यही कंडीशन होती है। बोर्ड को पूरा क्लीन करने के लिए लो मेल्टिंग बहुत ज़रूरी होता है। लो मेल्टिंग से आपके सारे पैड क्लीन हो जाएंगे और मोस्टली जो कुछ भी ब्लैक पेस्टेड या फिर वाइट पेस्टेड रहता है वो क्लीन हो जाते हैं। और जो कंपनी की PPD दी हुई रहती है वो आप लो मेल्टिंग कर दोगे तो आप स्क्रैपर या फिर गुडविक जो कुछ भी आप यूज़ करोगे वो प्रॉपर वे में उसको क्लीन कर देगा। जितना हो सकता है उतना आप शोल्डर से ही ग्लू काटने की ट्राई करो। अगर आपका शोल्डर की बीट थोड़ी अच्छी है तो सारा ग्लू निकल जाएगा, और बीट थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है तो थोड़ा बहुत ग्लू रह जाएगा। तो ग्लू निकालने के लिए आपको गुडविक भी घुमाना पड़ेगा या फिर जो आप स्क्रैपर वगैरह यूज़ करते हैं 11 नंबर की ब्लेड यूज़ करते हैं, जिससे आपको बेटर लगे उससे आप ग्लू काट लीजिए। बट पूरा सरफेस एक बार 0 पूरा प्लेन लेवल कर दीजिए ताकि वहाँ पे CPU प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाए।
यहाँ पे मेरा बीट थोड़ा पुराना है, फिर भी ग्लू कटिंग हो रहा है, तो जितना हो सकता है उतना शोल्डर से ही काट लो, क्योंकि शोल्डर में ग्लू को जितना आप गर्म करेंगे उतना वो अधेंसिव अपना छोड़ देगा ग्रिप अपनी, तो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। मोस्टली ग्लू निकल चुका है, जो थोड़ा बहुत बचा है वो 11 नंबर की ब्लेड से निकाल देंगे या फिर गुड़विक घुमाएंगे तो फिर भी पूरा क्लीन हो जाएगा। गुड़विक में बेस्ट पॉइंट ये होता है कि वहाँ पे रोजिन में डिपेंड रहता है वो, तो आपको स्मूथनेस ज़्यादा मिलती है। बाकी अदर विक से कई बार पेड़ पे चिपक जाती है गुड़विक, तो ये सब कंडीशन गुड़विक में बहुत कम आती है। शायद आपको फ़र्क दिख रहा रहेगा, लो मेल्टिंग करने से ये जो बॉल है वो पूरे प्रॉपर क्लीन होते हैं और सरफेस पूरी 0-0 हो जाती है। क्योंकि कंपनी की पीपीडी और जो शोल्डर वायर जिसमें टीन वगैरह यूज़ हुआ है, तो वो थोड़े टेम्परेचर लो पे भी वो इजीली काम हो जाता है। ज़्यादा आपको टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं होती है और थोड़ा स्मूथ वे मिल जाएगी। अब क्लियर है, कॉटन से एक बार जो कुछ भी पेस्ट है वो क्लियर कर देते तो आइडिया आ जाएगा कितना ग्लू साफ़ करना है। अब आप 11 नंबर की ब्लेड अगर यूज़ करते हो तो 11 नंबर की ब्लेड से कर दो, या फिर आप जो स्क्रैपर वगैरह यूज़ करते हो उससे सारी की सारी बॉर्डर और जो जहाँ पे कैपेसिटर दिए हुए सीपीयू के अंदर वो पार्ट भी एक बार आप पूरा क्लीन कर दीजिए, क्योंकि कई बार वहाँ पे भी थोड़ा बहुत ग्लू रहता है तो आजू बाजू के बॉल टच नहीं होते, तो कहीं ना कहीं आपका सीपीयू बूटिंग प्रॉपर नहीं दे पाता, तो आपको रिपीट करना पड़ता है। तो फर्स्ट वे में ही आप बेस्ट कंडीशन कर दीजिए ताकि फर्स्ट वे में ही आपको रिजल्ट मिल जाए। 11 नंबर की ब्लेड से बॉर्डर पे मैं सारा ग्लू क्लीन कर रहा हूँ, और कोई बार कंपोनेंट में भी ग्लू या फिर जो बॉल सीपीयू या फिर रैम से निकला हुआ है वो वहाँ पे चिपक जाता है, तो उसे भी एक बार ख़ास नोटिस कीजिए, कहीं पे आपके बॉर्डर पे कुछ रह ना जाए, वरना कोई भी लाइन शॉर्ट हो जाएगी तो आप सीपीयू ही मारते रह जाओगे, बट प्रॉपर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्लियर है पूरा बोर्ड, सरफेस पूरी 0-0 हो चुकी है। अब सीपीयू और रैम को रिवॉल्व करने की ट्राई कर लेते हैं। सीपीयू के लिए ये स्टैंड थोड़ा बाकी अदर से बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे सीपीयू आपको प्रॉपरली टाइट ग्रिप अगर आप कर भी दोगे तो बैंड या फिर टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं, और नीचे जो यूज़ किया हुआ है मटेरियल वो थोड़ा हीट को ऑब्जर्व भी करता है, तो इसमें आपका सीपीयू ब्लास्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। यहाँ पे आप टेम्परेचर आपको जितना सूटेबल होता है आप उतना रख सकते हो, 280 भी रख सकते हो या फिर 300, बट गन के हिसाब से अलग अलग रहता है। अगर आपके पास 861 है तो उसमें आप 260 तक ही जाए, 2008 में 280 तक आप जा सकते हैं। सरफेस को यहाँ पे ही पूरा क्लीन कर लेते। जब आप सीपीयू के ग्लू और बॉल या फिर पेस्ट वगैरह काटोगे तो आपका अनबैलेंस सरफेस रहेगा, तो वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं देगा और प्रॉपरली लॉक भी नहीं होता है। अगर ये पूरा प्रॉपरली लॉक हो रहा है तो ये आप इस पर काम कीजिए, अगर लॉक नहीं हो रहा है तो पहले नीचे की पूरी सरफेस 0-0 कर दो विदाउट लॉकिंग। इस पर आपको काम नहीं करना है, वरना सीपीयू सीधा ब्लास्ट हो जाएगा। पल्स विथ एयर आपको देनी है, जहाँ पे मतलब आपका स्क्रैपर चल रहा है वहाँ पे ही आपको हीट अप्लाई करनी है। अगर जहाँ पे आपका स्क्रैपर चल रहा है वहाँ पे हीट नहीं दे रहे तो वो ग्लू आपका प्रॉपरली कट नहीं होगा, ज़्यादा घिसना पड़ेगा या फिर सीपीयू वगैरह स्क्रैचेस आ जाएंगे सीपीयू पे। सीपीयू ब्लेड की मैंने स्क्रैपर का यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे कोई ब्लेड वगैरह शार्पनेस नहीं यूज़ की है यहाँ पे। या तो आप इसे लो मेल्ट कर दो पहले, जिससे आपके जो कार्बनिश बॉल है वो थोड़े शाइनी हो जाए, और जहाँ पे अगर कुछ आपस में मिक्सअप हो चुके हैं वो भी पूरे क्लीन हो जाएंगे। जो ब्लैकनेस दिख रही है वो कार्बनिश है पूरा। अब आप इस पर गुड़विक का यूज़ कीजिए तो आपका सिंगल लेयर गुड़विक में ही सारा सरफेस 0-0 और एकदम प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा। बट ये पूरा क्लीन हो चुका है तो यहाँ पे आपको गुड़विक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब रैम में जो पेस्ट है वो भी सेम टेम्परेचर पे ही आपको कटिंग करना है, 280 300 जितना आपको सूटेबल होता है, जितना आपकी स्पीड है
उतनी स्पीड पे आप वहाँ पे गन के टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। बेटर कंडीशन है। अगर आपकी स्पीड थोड़ी कम है तो आप टेम्परेचर को भी कम रखें। सेम यहाँ पे वही अप्लाई करना है, लो मेल्टिंग कर लेते ताकि जो कुछ भी कार्बनिश है वो रैम के सारे पोर्शन निकल जाए। ये करने से आप जब स्टेंसिल में इसको रिवॉल्व करोगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सारे बॉल टच हो जाएंगे और प्रॉपरली रिवॉल्व हो जाएंगे। ज़्यादा आपको मेहनत वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। रैम भी पूरी क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे ग्लू दिख रहा है तो आप 11 नंबर की ब्लेड से ही इसको निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे गन वगैरह घुमाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप शार्प ब्लेड अगर आपकी है तो थोड़ा क्रॉस में रखें, या फिर इतनी भी शार्प नहीं है तो आप इसको स्ट्रेट भी घुमा सकते हैं। जितना क्लीन एंड नीट काम करोगे उतना आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपको क्लियर करना है। बार बार सीपीयू को रिवॉल्व करके सीपीयू की कंडीशन वीक नहीं करनी है। सीपीयू अगर आप 3-4 बार रिवॉल्व कर रहे हो उसके बाद आप लगा रहे हो तो सीपीयू की कंडीशन उतनी गुड नहीं रहती है। थोड़े दिनों में सेट हिट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे या फिर थोड़े दिनों में सेट डेड हो जाता है। फर्स्ट अटैम्प्ट में जितना हो सके उतना क्लियर करने की ट्राई करें। थोड़ा टाइम लगेगा आपको सीपीयू पूरा क्लीन करने में, बट बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। जो रेट मतलब ज़्यादा ले रहे हैं सीपीयू वगैरह का 2000-2500, तो काम भी उस तरीका का कीजिए जिससे आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगा। पूरा बॉर्डर सारा ग्लू मैं इसलिए क्लीन कर रहा हूँ ताकि जब मैं सीपीयू यहाँ पे इंस्टॉल करूँ या फिर इसके ऊपर अगर रैम को भी लगा रहा हूँ तो कोई भी बॉल मेरा अनटच नहीं रहेगा, सारे के सारे बॉल टच हो जाएंगे। और स्टेंसिल में भी प्रॉपर ग्रिप मिल जाएगी। स्टेंसिल में अगर प्रॉपर ग्रिप मिलेगी तो इजीली वन शॉट में ही पूरा रिबॉल हो जाएगा। सारा ग्लू क्लीन है। अब रिबॉल कर लेते। स्टेंसिल के जो कुछ भी इसमें बॉल है वो पूरे सेंटर में आपको दिखने चाहिए। अगर आपके बॉल कई बार ऊपर की साइड ज़्यादा है, कई बार नीचे की साइड ज़्यादा है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप अगर प्रॉपर रिबॉल भी कर रहे हो तो सारे बॉल टच नहीं होते, कोई कोई बॉल स्टेंसिल में ही रह जाते हैं। अगर आप स्टेंसिल में फोकस करके सारे बॉल सेंटर में आपको दिख रहे, वो कंडीशन में अगर आप रिबॉल करोगे तो आपके सारे बॉल प्रॉपरली कनेक्टेड हो जाएंगे और कोई भी बॉल अनबैलेंस नहीं बनेगा, सारे बॉल सेम लेवल के ही बन जाएंगे। कोई लोग ब्लेड वगैरह से भी काटते हैं अगर बॉल छोटे बड़े बन रहे तो वो सब करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं गिरेगी अगर आप सेंटर फोकस कर रहे हो तो। एक बॉल टच नहीं हो रहा है, थोड़ा वहाँ पे टचअप करा देते। वहाँ पे कुछ कचरा है शायद, नहीं क्लियर है। वो मेरे हिसाब से ब्लू ब्लैक वाला जो रह गया था वो था टेंसिल में। रैम में भी सेम कंडीशन ही मैंने की है, सेंटर फोकस किया हुआ है। टेम्परेचर यहाँ पे आप 300 सेट कर सकते हो या फिर 320, 360, जितना आपको सूटेबल होता है उतना। बट जितना हो सके उतना थोड़ी सी वेट और ज़्यादा ड्राई भी नहीं पीपीडी आप यहाँ पे यूज़ करें तो आपको बेटर रिजल्ट मिल जाएगा। और जितना हो सके उतना स्टेंसिल को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट ही रखे टेंसिल को रिबॉलिंग करते टाइम। कोई लोग ज़्यादा प्रेशर वगैरह देते हैं तो बॉल अनबैलेंस बनते हैं या फिर टेंसिल फूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे जितना हो सके उतना आप कम पेस्ट का यूज़ करोगे तो आपको सीपीयू मूवमेंट ज़्यादा नहीं लेगा, बट प्रॉपर जगह पे वो फिक्स हो जाएगा। कहीं पर ज़्यादा पेस्ट लगाने से सीपीयू प्रॉपर हीटअप नहीं हो पाते, तो प्रॉपर सब जगह पे कनेक्शन नहीं हो पाता। जितना हो सके उतना आप लो पेस्ट का यूज़ करें। लो पेस्ट में आपको ये बेटर बेनिफिट मिलेगा कि सीपीयू के सारे बॉल प्रॉपरली कनेक्टेड हो जाएंगे। परफेक्ट एंगल पे अगर दिया हुआ है यहाँ पे तो परफेक्ट एंगल पे ही सीपीयू को सेट करें। अगर सीपीयू टेम्परेचर लेने के बाद मूवमेंट नहीं लेता है तो आप उसे मूवमेंट देके एक बार कंफर्म कर दीजिए कि सीपीयू ने प्रॉपर मूवमेंट पे जगह पे टचअप पूरे हो चुका है।
मूवमेंट लेने के लिए आपको पहले पेस्ट डालना ज़रूरी है। अगर पेस्ट सब जगह से बाहर आ रहा है तो ही आप उसको टचअप दे। अगर पेस्ट बाहर नहीं आ रहा है तो थोड़ा और पेस्ट डाल के आप कंफर्म करो। अगर आप अनबैलेंस सीपीयू को भी मूवमेंट कर दोगे तो सीपीयू के अंदर के इंटरनल जो बॉल है वो शॉर्ट हो जाते हैं। सब जगह पे प्रॉपरली हीट आपको पहुंचानी है तो ही सारा पेस्ट बाहर आ जाएगा। सब पेस्ट चारों साइड से बाहर आ चुका है और मूवमेंट भी सीपीयू ने ले ली है। थोड़ा चिल्ड होने देते। उसके बाद रैम लगाने के लिए यहाँ पे सरफेस आपको पूरी पेस्ट के साथ पूरी 0-0 ही कर देनी है। रैम कई बार अगर आप यही कंडीशन में पेस्ट अपना लगा देते हो, साइकिलिंग नहीं करते हो, मतलब उसको प्लेन नहीं करते हो, तो कई बार रैम के 1-2 बॉल टच नहीं होते, तो सेम कंडीशन ही रहती है। प्रॉपर एंगल उसका दिया हुआ है, कटिंग ये सब रैम में एरो दिए हुए रहते, वहाँ पे ही आप सेट करो। ये पेस्ट को सब जगह पे इक्वल करने से रैम आपकी ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं लेगी और इंस्टेंट क्लिक हो जाएगी। आपको मूवमेंट या फिर वहाँ पे वेट वगैरह देना नहीं पड़ेगा, खाली आप टचअप दे के भी कंफर्म कर लोगे। मूव हो रही है रैम, थोड़ी सी मूव हो चुकी है रैम, तो अब ठंडा होने देने के बाद सीधा बोर्ड को फिटिंग करके फ़ोन ऑन हो चुका है। यही बोर्ड है, देख सकते। बैटरी लो है। पूरा ऑन होने के बाद आपने सीपीयू रिबोल किया है तो वाईफाई, ब्लूटूथ, ग्राफिक, नेटवर्क, ऑडियो, टच वगैरह सब आपको चेक कर लेना है, क्योंकि सारे I2C सीपीयू से ही निकलते हैं। हाइपर ओएस बोर्ड थोड़ा सा गर्म हो रहा है, शायद अभी भी गन की हीट की वजह से हो रहा है। टच तो चल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।